डेटाबेस डिसीजंस पे बात करते हैं कुछ। एक मिनट, कैसे फॉर्मेट बदलेगा। वीडियो ऑन करो बख्शी। फूल है तो टेबल का कोई एग्जांपल ले लेते हैं यार। टेबल, किसी टेबल वेबल का एसक्यूएल में, फिर समझते हैं थोड़ा सा उसको कि कैसे ट्रांसलेशन हुआ होगा। सो लार्जली हम लोग जो डिबेट करने जा रहे हैं, लाइक ए डिबेट ओनली, वो है एसक्यूएल वर्सेस नो सीक्वल की। आज नो सीक्वल के अंदर भी ऑप्शंस हैं, वो बाद में देख लेंगे। लेकिन अगर ये डिसीजन लेना हो कि भाई एसक्यूएल यहाँ गुड है या नहीं है, तो क्या क्या इनपुट्स होंगे। एक तो कभी भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कोई आज तक बना नहीं पाया। देयर इज नो सेट ऑफ लाइक 10 क्वेश्चन है, इनका यस और नो में आंसर करो और टूल में डालो, साइंटिफिकली वो दे देगा कि नो सीक्वल यूज करो या माई सीक्वल यूज करो। ऐसा कुछ बना नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक फ्रेमवर्क नहीं है, राइट। सो इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन आपका यूज केस क्या है, आपकी क्वेरीज क्या हैं। तो इसीलिए आई मीन दैट्स व्हाई आई थिंक आर्किटेक्ट्स आर पेड फॉर दैट डिसीजन। इतना साइंटिफिक होता तो आर्किटेक्ट्स की, डेटा आर्किटेक्ट्स की जरूरत ही नहीं थी कि डालो वो बता देगा क्या यूज करना है, वो यूज कर लो टाइप्स। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई नॉर्मली जैसे ई कॉमर्स में हम लोगों ने देखा है कि एक होता है यूजर टेबल। तो यूजर टेबल में सपोज कुछ एग्जांपल ले लेंगे। हमारे पास आईडी है, लेट्स टेक वन टेबल। टेबल तो इजी रहता ही है। तो आईडी है, नेम है, कुछ भी, पासवर्ड है, एज है, सपोज ऐसे लिखा हुआ है कोई। एंड आई हैव सम एंट्रीज लाइक आईडी, ऐसे करके मान लो कुछ डेटा पड़ा हुआ है। सपोज बस मान लो ये डेटा पड़ा है हमारे पास, एक यूजर टेबल है। तो बेसिकली हम लोग नॉर्मली ये देखना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा टेबल ले लें जिसमें एसोसिएशन झलके, क्योंकि एसक्यूएल की अगर बात करते हैं तो मोस्टली इट्स अबाउट एसोसिएशन। तो यूँ समझ लो कि इस यूजर ने ये ऑर्डर किया, तो मान लो एक ऑर्डर टेबल है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर की खुद की एक आईडी होगी। ऑर्डर का मान लो क्या प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट आईडी होगी। किस यूजर ने किया ये होगा। मान लो और 50 फील्ड होंगे, मैं अभी यहाँ पे तो डेट ही मान ले रहा हूँ, जो भी कुछ हो, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी 1 फॉर प्रोडक्ट आईडी 456 फॉर यूजर आईडी 2, कि इस यूजर आईडी ने इस डेट को, ऐसे करके कुछ डिटेल्स है हमारे पास फर्दर। ओके कूल। तो अब अगर हम लोग थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग लगाएं, मतलब कि जो हमारा नॉलेज है, जितना भी हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का और कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा हमें ये एनालाइज करते में कि हमारी यूज केस में कौन सा बेटर है। तो वो ये जैसे कि हमने अपने प्रीवियस एक यूज केस लिया था, अपना एनालाइज कर रहे थे कि कितना कितना कैपेसिटी एस्टिमेशन में। तो हमने एक चार्ट बनाया था, कौन गीगाबाइट है, कौन क्या है। तो उसे चार्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ रूल्स हैं विच एवरीवन नोज, राइट। बट स्टिल आई वांट टू जॉट डाउन कि मेमोरी का जो सीक होगा, अगर कोई इन मेमोरी चीज हम उठा रहे हैं, मेमोरी सीक्स आर ऑलवेज फास्टर देन डिस्क सीक्स। ये हमारा एक ऐसा प्रिंसिपल है, इसका कोई बाइकाट कोई ये नहीं कर सकता कि इसका कोई ये क्या कोई एक्सेप्शन मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। मेमोरी हमेशा से, मेमोरी में आप एक्सेस करोगे, कोई चीज मेमोरी में पड़ी है तो वो ऑब्वियसली बहुत फास्ट होगी कंपेयर टू डिस्क सीक्स। नाउ और दूसरी बात भी ये है कि तो इससे ये क्लियर हुआ एटलीस्ट फर्स्ट पॉइंट से कि इन मेमोरी चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी। और डिस्क सीक में भी ये है कि आप डिस्क को सीक जब कर रहे हो तो क्या है, बट डिस्क पे आप एक जगह हो, तो आर यू रीडिंग सीक्वेंशियली फ्रॉम द डिस्क और यू आर मेकिंग रैंडम डिस्क सीक्स। ये भी बात है कि डिस्क सीक करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हर कुछ मेमोरी में तो रख नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम होंगे जो हमें सीक्वेंशियल डिस्क सीक अलाउ करेंगे। सीक
sequential disk seeks, right, as compared to the system which involves random disk seeks. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्क सीक है अपनी जगह, दैट्स ओके, बट तो सीक्वेंशियल, जैसे कि मान लो भाई एक एरे अगर होता है तो हमें उसका बेस एड्रेस पता होता है, और वो पता होता है कि इंटीजर एरे है, राइट, तो हमें पता, और मान लो कि वो 32 बिट्स का है, इंटीजर्स हैं हमारे पास, और तो हमें उसका बेस एड्रेस पता है, यदि कि एरे का बेस एड्रेस 2000 है, तो हम पता लगा लेंगे भैया 32 बिट मतलब 4 बाइट, कि अगला इंटीजर 2004 पे है, अगला इंटीजर 2008 पे है, अगला इंटीजर 2012 पे है, ये एड्रेसेस हैं। तो सीक्वेंशियल एक्सेस में ऑब्वियसली एडवांटेज तो बहुत विजिबल है कि आप सीक्वेंशियली एक्सेस कर रहे हो, तो डेटा में एक जगह पहुंच गए, यू कैन रीड लाइक ए ब्लॉक, सो इफ आई से रीड 5 एलिमेंट्स, तो आप 5 एलिमेंट का ब्लॉक उठाकर रीड कर सकते हो एक साथ। लेकिन रैंडम डिस्क सीक में आपको पता नहीं है कि दो बातें हैं, या तो डिस्क में कहाँ जाना पड़े, एंड देन सेकेंडली देयर कैन बी मेनी डिस्क्स, राइट। अगर हम उसका एग्जांपल देखें तो क्या होता है कि रियलिटी में बॉक्सेस पे एक स्पिनर लगा हुआ है, या मान लो कि कैसा, उसके अराउंड डिस्क हैं, बहुत सारी डिस्क पड़ी हुई हैं, जैसे कि वो प्रॉब्लम होती है ना, आई थिंक इफ आई डू, क्या वो प्रॉब्लम बोलते थे यार, अरे डिस्क वाली प्रॉब्लम क्या होती थी, टावर ऑफ हनोई है। तो टावर ऑफ हनोई का अगर इमेज मैं देख लूं ऐसे, तो ये जैसे पड़ी हुई है, राइट, तो इसे बोल दूं स्पिंडल बीच वाले को, और बहुत सारी डिस्क पड़ी हैं, यहाँ तो अलग अलग साइजेस की हैं, लेकिन नॉर्मली वो यहाँ समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट सेम सेम साइज की रहेंगी मान लो, लेकिन आपको किस डिस्क पर जाना है ये भी निर्णय लेना पड़ सकता है। दे कैन मल्टीपल डिस्क इन योर सिस्टम, वो होती हैं नॉर्मली डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3। तो डिस्क सीक करना पहला अपने आप में चैलेंज, और फिर उस डिस्क में कौन सा सेक्टर पर जाना है ये अपने आप में चैलेंज। तो जो इस तरह के चैलेंज यहाँ भी जितने जितने इन्वॉल्व होंगे, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा समझ में आएगा कि कौन सा सिस्टम मेरे लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो बिफोर वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या क्या ट्रेड ऑफ्स हैं, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए समझने के लिए कि नॉर्मली जो स्टोर्स हैं उनको दो भाग में बांट दिया हमने, एक का हमने रो स्टोर और दूसरा का हमने कॉलम स्टोर। तो तुम्हारे जितने रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, माई सीक्वल वगैरह, माई सीक्वल हो गया या पोस्टग्रेस हो गया एटसेट्रा, ये सब रो स्टोर के एग्जाम्पल हैं। और जो तुम की वैल्यू स्टोर या मोंगो, कैसेंड्रा, जो भी बात कर रहे हो, वो सब नॉर्मली दे विल फॉल अंडर कॉलम स्टोर कैटेगरी। सो इफ वी अंडरस्टैंड कि वो हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर होता है ये डेटा, तो ही हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस यूज केस में कौन सा बेटर होगा। तो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं ऐसा करता हूँ कि सपोज करो कि ये इंफॉर्मेशन नो सीक्वल में रिप्रेजेंट करनी होती, तो कैसे रिप्रेजेंट किए होते यही इंफॉर्मेशन। तो कुछ जेसन टाइप का मान को बना के चलो कि भाई यूजर आईडी है ओके 1, ऑर्डर आईडी है 1, ठीक है। ये तो मान लो मैं ऐसे मान के चलूं कि नो सीक्वल की एक आईडी और यहाँ नो सीक्वल की वैल्यू रखता हूँ। तो उस केस में क्या करूंगा कि, तो लेट मी जस्ट गिव दिस नेम 123, तो ऑर्डर आईडी 123 है, तो मैं कहूंगा ऑर्डर आईडी 123 की जो वैल्यू है, तो वैल्यू में ऑर्डर की डिटेल्स में क्या क्या है भाई, प्रोडक्ट आईडी है, दैट विल लुक लाइक प्रोडक्ट, सॉरी, इसके जेसन में प्रोडक्ट होगा। अब मैं किसी प्रोडक्ट टेबल पर नहीं जाने वाला इसको रेफर करने के लिए, यहीं पे रखूंगा कि इस प्रोडक्ट की जो आईडी थी, चलो आईडी तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मिल रही है इस टेबल में 456, लेकिन उस प्रोडक्ट का जो नाम था, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस था, ऐसे करके जितने भी चीजें थी वो सब यही होंगी इस जगह ही, राइट। ये फॉर्म हो गया तो प्रोडक्ट का। सिमिलरली हाउ यू कैन रिलेट टू दिस यूज केस, किस यूजर ने खरीदा, उसके लिए हमें अभी तो यहाँ पे दूसरे टेबल में जाना पड़ता माई सीक्वल में, लेकिन यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही स्टोर होगी कि भैया यूजर ने खरीदा, क्या लिखा है, यूजर आईडी 2,
लेकिन मुझे अब यहाँ पे पता लगाना है कि किस यूजर ने खरीदा, नाम क्या है उसका, तो यहीं पे दूसरी की होगी कंप्लीटली, तो कहीं और रिफर नहीं करना मुझे। नेम ज्ञान, उसका एज 32, इस तरह का। और मान लो फिर उसकी ऑर्डर की अपनी कोई चीज हो, जैसे तुमने देखा हो कि या डेट, ऑर्डर किस डेट पे हुआ, उसकी अपनी खुद की कीज होंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन रहा, तो राइट कि नो सीक्वल में यदि हमें इसी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता वो की वैल्यू फॉर्म में, और माई सीक्वल में वो टेबल्स में डिवाइडेड होता। सो यू कैन कॉल लाइक दिस इज अ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म माई सीक्वल में, जहाँ पे रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, और नो सीक्वल में दिस इज मोर लाइक ए डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म, सबका सब एक जगह रखा हुआ है। अब हर चीज के कुछ फायदे और नुकसान होंगे, राइट। आई मीन डेफिनेटली जो माई सीक्वल कर रहा है उससे कुछ तो बेनिफिट मिलते होंगे, नो सीक्वल कर रहा है उससे भी कुछ बेनिफिट मिलते होंगे। तो बिफोर गोइंग टू दीज बेनिफिट्स, आई थिंक वंस यू एनालाइज के ये टेबल्स कैसे हैं, एक तो दिखते कैसे हैं ये लॉजिकली, नो सीक्वल में ऐसा दिखेगा जैसन जैसा, यहाँ पे ऐसा दिखेगा। दूसरा हम समझे कि स्टोर कैसा हो गया, ठीक है। तो लेट्स टॉक ऑफ रो स्टोर। रो स्टोर कुछ नहीं है, ये डेटा को यूं मान लो कि नाम ही काफी है, रो बाय रो स्टोरेज होगा, ठीक है। तो रो बाय रो स्टोर होने का मतलब क्या है कि अगर ये एक यूजर टेबल की हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टोर होगा कि पहली रो एक साथ स्टोर होगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1 पवन और 36, मान लो 3 कॉलम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं बस यहाँ पे अभी, ठीक है। और ये मान लो मेरी एक रो है, ये भरेगा काय से, फिल काय से होता है, हाईलाइट कलर, टेक्स्ट कलर। अरे कुछ इनको फिल करने का भी तो होता होगा, सेल फिल करने का, एक मिनट। आई डोंट नो, चलो हाईलाइट कलर ट्राई करो, हाईलाइट कर रहा हूँ अभी क्या किया पता नहीं, चलो ठीक है। ओके वो तो। तो ये रो, पहली रो बन गई 1 पवन 36, तो ऐसे ऐसे स्टोर होगा। और दूसरा है 2 ज्ञान 32, तो 2 ऐसे। तो ये रोज जो स्टोर हो रही हैं ये इस तरह से स्टोर हो रही हैं, ठीक है, रो स्टोर में। यानी कि जो स्टोरेज हो गया रो स्टोर में, ये मान लो कि आपका रो बाय रो स्टोरेज हो गया, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं इसमें कि कॉलम स्टोर कैसा होगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि ये फिजिकल स्टोरेज बता रहे हो कि ऐसे रखता होगा? हाँ हाँ हाँ, अब मैं फिजिकल स्टोर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं फिजिकल स्टोरेज समझ में आ जाएगा तो हमें बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली किस केस में क्या हो रहा होगा, ठीक है। फिजिकल स्टोर की बात कर रहे हैं, डिस्क पे कैसे जा रहा है डेटा। तो कॉलम स्टोर में कुछ इस तरह से जाएगा डेटा कि कॉलम कॉलम वाइज स्टोर होंगे, यानी कि अगर इसी डेटा को मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो 1 के बाद जो आईडी होगी वो 2 होगी ऐसे। और सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, लेट्स टॉक ऑफ मेन कॉलम कि पवन होगा पहले, फिर होगा ज्ञान, फिर होगा जो भी नेम्स, सारे नेम्स एक साथ कॉलम वाइज। वंस नेम्स हैव फिनिश्ड देन देयर रेस्पेक्टिव एजेस एटसेट्रा। तो यहाँ जो स्टोरेज होगा लार्जली ये समझो कि वो कॉलम बेस में है, मतलब पहले कॉलम वाइज है। तो ये स्टोरेज, हार्ड डिस्क का स्टोरेज समझना बहुत जरूरी होगा। नाउ वी कैन मेक अवर ओन, हम लोग कुछ निर्णय निकाल सकते हैं इससे अब इजीली, एग्जांपल तौर पे लेते हैं। तो ये समझ में आ गया राइट कि स्टोरेज कैसे हो रहा है। रो स्टोर का मतलब ही ये है कि भाई पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो एटसेट्रा। और कॉलम स्टोर का मतलब ये है कि सारे कॉलम एक साथ, राइट।
अब हर एक इन सब से ही कुछ चैलेंज निकले होंगे, और कुछ फर्दर चीजें निकली होंगी, वो हमें समझनी पड़ेंगी। अच्छा, तो लेट्स कम डाउन। तो और स्ट्रक्चर हमने लिया, दोबारा कॉपी कर लेता हूँ उसको एक बार। तो अब पहला पैरामीटर हम लोग इसका बात करते हैं, लाइक कि सपोज इंसर्शंस और रिट्रीवल्स के टर्म से बात करते हैं। तो जो जिसका डिसएडवांटेज देखे वही दूसरे का एडवांटेज हो जाएगा, ये मान के चलो। तो इंसर्शन, ओके, तो थिंक कि मुझे कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है, और कुछ रिट्रीवल करना है। तो क्या होगा इस केस में हमारे पास, क्या क्या समझ में आता है कि कौन फास्ट हो सकता है इस केस में? यू कैन टॉक ऑफ रिट्रीवल ऑल्सो। तो पहले रिट्रीवल का बता देता हूँ, जो बहुत ही क्या कहते हैं, जेनरिक सा यूज केस है रिट्रीवल। क्योंकि मान लो मुझे इस समय ये फैच करना है, ये ऑर्डर किस बंदे ने किया टाइप्स, तो मुझे ऑब्वियसली कुछ ऐसी क्वेरी लिखनी पड़ेगी ना कि select orders dot id orders dot कुछ और मान लो जो भी xyz प्रॉपर्टी है, कॉमा users dot name from users, कुछ inner join orders on, क्या कंडीशन लगा लूं कि यूजर्स का जो आईडी है इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट यूजर आईडी, तो मुझे तभी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं रिट्रीवल करना चाह रहा हूँ इस तरह की चीज़ों का, तो मुझे ज्वाइन करने पड़ रहा है। तो एक जनरल सी बात ज्वाइन में क्या है भाई, कि आप दो टेबल का डेटा उठा के लाओगे और उनको ज्वाइन करोगे। तो ऑब्वियसली ये कहने में मतलब कोई वो नहीं है कि यूजुअली ज्वाइंस हमारे एक्सपेंसिव होते हैं। अगर देखा जाए उनकी प्रोसेसिंग में इस तरह की क्वेरी चलाऊं तो वो एक थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, राइट। लेकिन यही मैं अगर तुम्हारा यही काम मैं अगर नो सीक्वल पे करना चाहूँ, तो खुद सोचना कि मुझे ऑर्डर डिटेल जिसके चाहिए वो यूजर भी चाहिए। तो यहाँ बहुत साफ है कि जो ऑर्डर आईडी है वहीं पे यूजर रखा हुआ है। इट्स लाइक आई कैन सिंपली डू, मान लो एक जेसन है मेरे पास, मैं उसे एक्स वाई जेड बोल रहा हूँ, तो मैं आईडी कह दूं और फिर नेक्स्ट लेवल की यूजर बोल दूं और फिर इस यूजर का नेम ले लूं। इस तरह से मेरे एक्सेस पॉसिबल है, राइट, क्योंकि स्टोरेज ही है जेसन फॉर्म का। तो मुझे आइडियली देखा जाए तो जिस समय रिट्रीवल्स करने हैं उस समय मुझे नो सीक्वल से कुछ बेनिफिट मिलता दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे ज्वाइन नहीं करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा ज्वाइंस को लोग कुछ हद तक, अगर बचाना तुम्हारे ऐसे ही डेटा है, ऐसा रियल टाइम ट्रांजेक्शन ऐसे चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा ज्वाइन हो रहे हैं, तो हो सकता है नो सीक्वल थोड़ा सा परफॉर्मेंट साबित हो, राइट। लेकिन कुछ ट्रेड ऑफ्स होंगे उसके, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल। तो इंसर्शंस में अगर देखा जाए तो उतना चैलेंज, बस ये मान लो कि इंसर्शंस में कि ऑब्वियसली सपोज करो एक ये एपीआई से आ रहा होगा ये सारा डेटा, आपने एक एपीआई होगी जो ऑर्डर की एपीआई आ रही होगी, उसमें सब डेटा आ रहा होगा आपको कि भाई ये ऑर्डर था, ये यूजर था, एटसेट्रा, और आप उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहोगे। तो नो सीक्वल में भी देखो तो बहुत सिंपल है, आपको एक बेसिकली जेसन रिकॉर्ड ऐड करना जैसा है। और माई सीक्वल में देखो तो आपको एक रो ऐड करनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, यूजर टेबल में, और एक ऐड करनी पड़ेगी थोड़ा नो सीक्वल के अंदर। तो थोड़ा सा हो सकता है वहाँ पे नॉर्मली फॉरेन की रिलेशनशिप रहेंगी, तो कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं डिलीट करने में, इंसर्ट करते टाइम वो कुछ वेरीफाई करता है, तो वेरी लिटिल परफॉर्मेंस हिट। लेकिन उतना डिबेट नहीं करेंगे कि इंसर्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेजेस है नो सीक्वल। लेकिन हाँ, रिट्रीवल्स में एक डायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा है, तो इंसर्शन से स्टिल ओके, राइट, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर समझ में आई, यदि अपडेट हुए, अब सोचो, अब सोचना इस बात को कि अपडेट्स होंगे तो क्या होगा केस में। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आया एटलीस्ट अबव टॉपिक में, समझो कि रिट्रीवल्स में क्या कहते हैं, सीक्वल टाइप्स में या रिलेशनल डीबी में जॉइंस होंगे वो एक्सपेंसिव होंगे। यू कैन अवॉइड दोस जॉइंस बाय गुड मॉडलिंग डॉट डेटा थ्रू नो सीक्वल। इंसर्शंस में जाए डिबेट नहीं अभी कर रहा।
अपडेट की जब बात करेंगे तो अपडेट जो है बहुत ट्रिकी है नो सीक्वल में, और बहुत क्लियर हो गया होगा आपको इस एग्जांपल से कि फिर से कॉपी करता हूं, पहले डिलीट कर देंगे। सपोज करो ये ज्ञानेंद्र नाम का बंदा जो है, इसने हमारे पास सिस्टम में 50 ऑर्डर किए हुए हैं, तो ये डेटा 50 बार रिपीट हुआ होगा। आई मीन ज्ञानेंद्र, हर जगह मैंने लिखा होगा ना नेक्स्ट ऑर्डर आईडी भी जब आई होगी, सपोज 134 नाम की आईडी है, इसने कुछ और प्रोडक्ट खरीदा, उसका कुछ और नाम था, लेकिन डेटा ये सेम था, ऐसे करके बहुत सारे रो हो गए, राइट। तो अब यहाँ पे अगर ज्ञानेंद्र ने अपना, मैं कहता हूँ ज्ञानेंद्र की अगर एज अपडेट हुई, राइट, या यहाँ कहो कि यूजर नेम अपडेट किया गया या कुछ और अपडेट किया, सिटी अपडेट करी, मान लो सिटी भी थी यहाँ पे, नाउ ही सेज इन ऑल दिस कि मेरी सिटी बैंगलोर थी, अब मेरी सिटी जो है दिल्ली हो गई, कुछ भी हो। तो अगर ऐसा कुछ केस है तो यहाँ पे मुझे हर जगह अपडेट करना पड़ेगा नो सीक्वल में। आई हैव टू गो टू ऑल रिकॉर्ड्स टू अपडेट। हो गया ट्रेड ऑफ। तो ऑल दो रिट्रीवल ने बहुत एडवांटेज दिया नो सीक्वल ने, लेकिन अपडेट में बड़ा रिस्की हो गया ये कि भाई मैं जितने भी रिकॉर्ड उस यूजर के हैं मुझे हर जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म थी, डेटा हर जगह था, हर जगह रेप्लिकेट हुआ था, तो मुझे अपडेट में रिस्की है, राइट। तो अपडेट्स बहुत सारे, सो इफ यू सी लॉट ऑफ अपडेट्स हैपनिंग टू एग्जिस्टिंग डेटा, तो अलार्म बज गया नो सीक्वल पे एक कि भाई कुछ तो अब बेटर सोचो या मॉडलिंग कुछ बेहतर करो, क्योंकि अगर सब जाके अपडेट करने लगे तो अपडेट्स विल टेक नाउ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एज अगेंस्ट इफ यू कंपेयर दिस टू माई सीक्वल। अगर माई सीक्वल में ये अपडेट होता ज्ञानेंद्र का एज या ज्ञानेंद्र की सिटी, तो मुझे तो केवल एक ही रो में अपडेट करना था ना, केवल ज्ञानेंद्र की इस रो में अपडेट करना था एज या सिटी, क्योंकि ये डेटा कभी रिपीट नहीं हुआ, ये नॉर्मलाइज्ड था, इट वाज नेवर डीनॉर्मलाइज्ड। सो रिपीट तो कोई हुआ नहीं था, ज्ञानेंद्र की यूजर की इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में पड़ी है, एक ही जगह पड़ी है तो अपडेट होगा तो एक ही जगह अपडेट होगा। तो अब मैं जब फर्दर जॉइन लगेंगे तो ऑब्वियसली यूजर आईडी दिखेगा 2, यूजर आईडी 2 पर जब फाइंड आउट करने जाएगा उसकी एज अपडेट हो चुकी होगी। तो व्हाट डू यू लाइक इफ इन दिस केस इफ आई कंसीडर ज्ञान के 50 ऑर्डर हैं, तो एसक्यूएल के केस में मुझे या रिलेशनल केस में मुझे एक ही अपडेट से काम हो जाएगा, बट प्रोबेबली इन नो सीक्वल आई एम डूइंग 50 अपडेट्स। तो बहुत ही क्लियर हुआ, बहुत क्लियर हो गया कि अगर एग्जिस्टिंग डेटा में बहुत अपडेट्स हो रहे हैं तो नो सीक्वल में हिट हो रहा है। एसक्यूएल इज वेरी गुड फॉर दैट यूज केस। पहले तो ये भी हमें समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो अब यहाँ पे नो सीक्वल थोड़ा स्कोर करेगा, क्योंकि नो सीक्वल स्कीमा लेस है। जहां पे आपको बताना ही नहीं पड़ता, जैसे भाई जब माई सीक्वल में टेबल क्रिएट करोगे तो आप कहोगे ना क्रिएट टेबल यूजर्स, और उसके सारे बताओगे कि इसमें आईडी इंटीजर है या सिटी तुम्हारी वेरका 24 है, जो भी कुछ है। अब सपोज करो आपके टेबल में ऑलरेडी 2 मिलियन एंट्री हो चुकी आज तक। अब सडनली तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट आई कि भाई अब ऐसा है कि आज से यूजर टेबल में एक नई एंट्री डालनी है, या यूँ समझ लो कि तुम्हारे ऑर्डर टेबल में एक नई एंट्री डालनी है, जो भी कुछ हो, तो आपको ऑल्टर टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ इसके मॉडिफाई करे हुए आप कर लोगे। तो ऑल्टर टेबल को ऑल्दो डिफरेंट एसक्यूएल के वर्जन्स में इस पे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, लेकिन फिर भी इन जनरल ये समझो कि भले ही कुछ समय के लिए हो, लेकिन ऑल्टर टेबल को सक्सेसफुली आप चाहो कि डेटा कंसिस्टेंट भी रहे ऑल्टर के दौरान, तो आपको कुछ रीड राइट लॉक लेना पड़ेगा थोड़े समय के लिए। सही, थोड़ा टेबल पर लॉक लगाओगे कि जिस समय मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ उस समय वो बाकी लोग रीड ना करें। तो इट्स लाइक अ लिटिल, यू कैन से, कैन बी सॉर्ट ऑफ अ लिटिल डाउन टाइम इन सम यूज केसेस। सो ऑल्टर टेबल, और जहां पे लॉक आया परफॉर्मेंस हिट हो गई, क्योंकि आपकी जो क्वेरीज आ रही हैं ब्लॉक होंगी उस समय रीड करने के लिए मान लो। तो ऑल्टर टेबल थोड़ा सा क्या कहा जाए कि कॉस्टली हो गया। जैसे हम लॉक की बात करते हैं तो हमेशा याद रखो लॉक मीन सम परफॉर्मेंस हिट। तो लेकिन जिस नो सीक्वल में तो कोई चिंता ही नहीं है
कोई बात ही नहीं है। आपके पास ये डेटा था, अभी तक यहाँ पे स्टोर होता था ये, अब आज से तुमने कहा कि यूजर में मैं ईमेल, यूजर नेम, ईमेल भी स्टोर करना चालू कर दूंगा, कर दो स्टोर करना चालू, जो भी कुछ है, नोबडी बॉदर्स, आपको कुछ मॉडिफाई नहीं करना हो। तो पुराने रिकॉर्ड्स बेसिकली आपके जो थे उसमें ईमेल नाम का कोई की ही नहीं मिलेगा, और जो अब से रिकॉर्ड इंजर्ट करने जा रहे हो आप, वो उनमें ईमेल नाम की ले लेगा। तो यू डोंट बी नीड टू बॉदर अबाउट कि पुराने रिकॉर्ड्स में ईमेल की दिखे। तो आपको लॉजिक अपना सही से लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन में, कि अंडरस्टैंडिंग के ऐसे बहुत से रिकॉर्ड हो सकते हैं जहां पे ये की हो ही नहीं। माइस्क्यूएल में ऐसा नहीं होगा, एक बार आपने ऑल्टर कर दिया तो कॉलम तो वो होगा ही, भले उसकी वैल्यू नल हो एटसेट्रा। तो इट डिपेंड्स, हो सकता है लेकिन आप चाहो कि कोई ऐसा कॉलम है जिसमें मुझे पुराने यूजर्स के लिए भी भरना है, तो आपको नो सीक्वल में भी माइग्रेशन टाइप का चलाना पड़ेगा, वहाँ डेटा को भरना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि यदि स्कीमा आप जानते हो, आपका स्कीमा, तो कई जगह नो सीक्वल जो यूज करते हैं ना, तो वो लोग अपना बहुत ज्यादा वरी नहीं करते, उनको तो स्कीमा की चिंता ही नहीं है कुछ, हो ना, जो स्कीमा चेंज रन टाइम पे जो चाहो इंजर्ट कर देंगे। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यूँ समझ लो कि जो अनस्ट्रक्चर्ड, तुम लोग अपने मशीन लैंग्वेज में बात करते होगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कि डेटा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कहीं कोई फील्ड आ गया, कहीं कोई फील्ड आ गया, तो उस केस में आई थिंक नो सीक्वल भी बहुत अच्छा चॉइस है, नो डाउट, क्योंकि स्कीमा की बात नहीं करेंगे। सो वन वी सॉ इन टर्म्स ऑफ रिट्रीवल्स वेयर यू सॉ ऑब्वियस एडवांटेजेस इन नो सीक्वल। सेकंड, हमने अपडेट्स देखा जहाँ पे डिसएडवांटेज देखी हमें नो सीक्वल के। तीसरा, हमने स्कीमा देखा जहाँ पे हमें देखा कि स्कीमा लेस होने के कारण नो सीक्वल काफी अच्छा वर्क कर रहा है, नो डाउट। चौथी बात जो करें वो है स्केल की। ये अच्छा पॉइंट है ये भी, कि एक तो ये होता है कि कुछ चीज बनी ही होती है उस चीज के लिए, राइट, दिस इज मेड फॉर दिस, और एक होता है कि आप उसे फाइन ट्यून करके उस स्थिति में ले आओ एटसेट्रा। तो नो सीक्वल जो है, इट्स बिल्ट फॉर स्केल, और यू कैन से इट्स बिल्ट फॉर हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। नो सीक्वल जब बनाया गया, वो बनाया ही ऐसा गया कि भैया ये जो है 50 डब्बों पे डिप्लॉय होगा, उनके अपने अपने रेप्लिकाज होंगे एटसेट्रा। तो स्केल की जो हमने बात करी, तो हमें नो सीक्वल ऐसा मिला कि वहां से हमें इनबिल्ट स्केल उसमें सपोर्टेड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माई सीक्वल से आप ये नहीं कर सकते। एक तो गाइज मैं बहुत बड़ा हाई पॉइंटर देना चाहूंगा कि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है और कितनी इंडस्ट्री ने अडॉप्ट कर ली है, भले ही किसी में कितने ही फीचर्स हों। तो हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा कि फीचर वाइज तो नो सीक्वल काफी स्कोर कर रहा है, इसकी मत चिंता नहीं है, रिट्रीवल्स फास्ट होंगे। तो लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो लीगेसी सक्सेस लोगों ने हासिल की है, स्टेबिलिटी हासिल की है माई सीक्वल से, वो अभी तक वो ट्रस्ट, अब आई मीन स्लोली पैटर्न इज चेंजिंग, लेकिन फिर भी इफ यू लुक एट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, दे ऑल यूज माई सीक्वल, वो अपने सारे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए माई सीक्वल ही यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब हाँ, अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने रियलाइज ये किया है कि माई सीक्वल ट्रांजेक्शन के लिए तो चाहिए ही चाहिए हमको, लेकिन मे बी जब एनालिटिकल पेलोड हो, जब हम एनालिटिक्स करें, क्योंकि एनालिटिक्स मींस वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, तो माई सीक्वल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। तो उन लोगों को एक आदत पड़ चुकी थी भाई कि रिपोर्ट मतलब है अगले दिन ही जाएगी, अभी चला दो 5 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाएगी, ये उनको आदत पड़ चुकी थी इस चीज की। नाउ सिस्टम्स आर चेंजिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग, सो दे रियलाइज कि भाई नहीं, अब एनालिटिक्स का जो पेलोड है वो माइस्क्यूएल के लिए अच्छा नहीं है। सो नाउ दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग फॉर एनालिटिकल पेलोड टुवर्ड्स नोस्क्यूएल डेटाबेसेस। ट्रांजैक्शन उनका आज भी माइस्क्यूएल पे ही चलता है। तो दो तरह के पेलोड्स की बात करी हमने, ये टर्म सुनोगे तुम लोग कहीं भाई। एक होता है OLTP, जिसे हम बोलेंगे, तो लोग कहते हैं ना OLTP पेलोड है, OLTP सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेलोड मान लो उसको, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेलोड। दूसरा है तो OLT पे OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल पेलोड। ये दो बातें हैं। अब एक बात इसे ऐसे समझो तुम, तो हम इसकी पे लौट के आते हैं अभी, तो पेलोड्स पर बाद में। लेकिन माई सीक्वल
सो नॉर्मली अगर आप देखो जब भी कोई माइस्क्ल इंडस्ट्री में सेट करते होगे तो आप पहले चाहते हो कि वर्टिकल स्केलिंग से आपका काम चल जाए, जितना चल जाए, क्योंकि आप उसी में हम लोग यूज टू होते हैं कि माई वर्टिकल स्केलिंग मतलब क्या हो गया कि भैया सीपीयू बढ़ा दो, मेमोरी बढ़ा दो। अब आज हमारे पास 228 जीबी का रैम है, क्या 256 जीबी का रैम ले लो और कॉस्ट देते चले जाओ, स्पेंड करते चले जाओ। लेकिन वर्टिकल मतलब है एक ही डब्बे में कैपेसिटी बढ़ते चले जाओ। लेकिन एक ही डब्बे में कितनी भी कैपेसिटी बढ़ा लो, एक तो लिमिट आएगी भाई, राइट? आई मीन इफ यू आर लुकिंग एट द फेसबुक स्केल, गूगल स्केल, तो वर्टिकल स्केलिंग कब तक काम करेगी? तो एक लिमिट तो हिट होगी ही वर्टिकल स्केलिंग की, विच इज द पॉइंट इन एवरी कंपनीज जर्नी कि वो जब रियलाइज करते हैं कि भैया अब इतना पेलोड हो गया, इतना ट्रैफिक हो गया, इतना कहते हैं डेटा हो गया कि वर्टिकल स्केलिंग से काम नहीं चलने वाला, तो जो स्केल जो इनबिल्ट नहीं था उसको वो शार्डिंग से अचीव करते हैं। शार्डिंग कुछ नहीं है, शार्डिंग बेसिकली वही बात हो गई ना कि जिस चीज के NoSQL ऑलरेडी बना था हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग के लिए, दैट सेम थिंग इज अचीव्ड बाय शार्डिंग इन MySQL। तो ये नहीं कह सकते कि MySQL वो अचीव ही नहीं कर सकता, बट यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। वहां पे वो डिजाइन था उसके लिए, यहाँ पे आपको चूज करनी पड़ेगी अपनी शार्डिंग की, थोड़ा कोड में चेंजेस लिखने पड़ेंगे कि ये डेटा कहाँ यहाँ से आए, ये डेटा यहाँ से आए। अब ऑब्वियसली क्योंकि एक एग्जांपल समझ में आएगा तुमको कि जब तक डेटा एक जगह था, एक ही टेबल में था, तब तक जॉइंस बड़े आसान थे, जॉइंस आप कर सकते थे। MySQL में जॉइन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन जैसे ही डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूट किया अक्रॉस द शार्ड्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल मशीन्स में डेटा डाला हुआ है, तो अब वो जॉइन ऐसे नहीं हो पाएंगे। एक डेटा पड़ा है एक मशीन में, दूसरा डेटा पड़ा है दूसरी मशीन में, तो जैसे ही शार्डिंग लाए इनने जॉइंस हार्ड कर दी। तो हो सकता था जो आप जॉइंस टेबल लेवल पे SQL क्वेरी के द्वारा कर देते थे जॉइंस, वो आपको SQL क्वेरी से ना कर पाओ, आपको रादर एप्लीकेशन पे करने पड़े। तो ये जैसे जिस सिस्टम को आप दूसरी तरफ ले जाते हो ना, लाइक यू आर टिल्टिंग द बैलेंस ऑफ MySQL टुवर्ड्स NoSQL, तो वो चैलेंज आपके सामने आने लगेंगे, वो बेनिफिट जो MySQL के थे वो जाने लगेंगे, राइट? तो ये ऑब्वियसली दिख रहा है कि अब जॉइंस हार्ड हो गए, तो आप मे बी इस तरह की क्वेरी शायद चला ही ना पाओ, ये ऐसी क्वेरी चला ही ना पाओ, क्योंकि आपको पता मिल ही नहीं होंगे ये चीज एक बॉक्स पे। तो हो सकता है आप एक क्वेरी चलाओ कि भैया इस ऑर्डर आईडी का यूजर आईडी क्या है, वो यूजर आईडी लेके आओ, और फिर उस यूजर आईडी के लिए दूसरे शार्ड पे जाओ कि इस यूजर आईडी डिटेल क्या है एप्लीकेशन लेवल पे, और फिर डेटा को मर्ज करके एपीआई में फेंको, कुछ ऐसा जो करना पड़ेगा। तो आप एक एक क्वेरी में लेके आ रहे हो ऑर्डर डिटेल से यूजर आईडी, दूसरे क्वेरी में जा रहे हो यूजर आईडी की डिटेल लेके, देन यू आर क्लबिंग द रिस्पांस एंड थ्रोइंग बैक टू द इन रेस्ट एपीआई। तो वो एप्लीकेशन लेवल ज्वाइन हो गया कि आपको एप्लीकेशन लेवल पे ही दो क्वेरी फायर करके डेटा को लाना पड़ेगा, तो वो सब पार्ट आने लगेगा, तो वो चैलेंज भी ध्यान देने पड़ेंगे। तो एक ये बात हुई कि स्केल के लिए NoSQL बिल्ट है, बट MySQL में आपको ऐसे शार्डिंग से करना पड़ेगा, विच विल टेक अवे सम ऑफ द ऑब्वियस एडवांटेजेस। नाउ इसमें और भी सोच सकते हो कि जैसे ही हमने शार्डिंग की बात करी, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भैया बहुत सारे डब्बे हो गए। सो शार्डिंग में भी तो यहाँ से इसको वही थोड़ा समझने के लिए बस कि अब हमारे पास शार्डिंग हो गई, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया कि भैया डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंगस्ट वेरियस शार्ड्स, राइट? और अब आप इसमें बेसिकली वो क्या कहते हैं, डेटा को बचाने के लिए वही NoSQL वाली कहानी कि आप रेप्लिकेशन भी लेके आओगे, यानी कि स्लेव भी लेके आओगे। ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स डाउन हो तो सब डेटा ही चला गया उस बॉक्स का, वो तो नहीं कर सकते। तो आप इसको रेप्लिकेशन लाओगे, यानी कि थोड़ा स्लेव उसको सिंक अप करे। तो अब इसमें यही सारी बात है कि भाई अब सोचो, अभी तक एक ही डेटाबेस था MySQL के पास, एक ही डब्बा था, मान लो एक ही बॉक्स था, तो वहीं पे राइट हो रहे थे, तो कंसिस्टेंसी की कोई दिक्कत नहीं आई। आई मीन MySQL तो इज नोन फॉर कंसिस्टेंसी कि डेटा जो राइट हुआ वही रीड होगा, तो एक डब्बा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब यही डेटा आप जब मान लो इसके स्लेव में हम मान लो एक स्ट्रक्चर है मास्टर मास्टर स्ट्रक्चर, कि दो डब्बे मास्टर हैं, कहीं से भी रीड हो सकता है, वो आपस में एक दूसरे से सिंक कर रहे हैं, ठीक है। सो विच मीन्स ये एक बना, और मान लो मैंने दोनों को ही मास्टर कह दिया है, और इनमें आपस में एक सिंक एस्टेब्लिश हो रहा है। जस्ट मिनट गाइस, सो अब मैं सिस्टम में एप्लीकेशन ला रहा हूँ कि डेटा दोनों जगह हो सकता है, मान लो कुछ इस तरह का लेके आ रहा हूँ, और ये दोनों तरफ एरो, एरो को दोनों तरफ मानो, ये कहाँ है वो एरो, छोड़ो, मान लो, चलो मान लो कि दोनों तरफ सिंक हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अब जब मास्टर मास्टर सिंक हो रहा है, यानी डेटा कहीं हो सकता है, तो ये समझ में आया है हमारे पास कि जो राइट है वो भी कहीं हो सकता है, एक जगह राइट होगा, वो दूसरी जगह सिंक करने का प्रयास करेगा उसको, और ऑब्वियसली जब सिंक करने का प्रयास करेगा तो व्हाट इफ कम्युनिकेशन फेल्स बिटवीन दीज टू, राइट। अज्यूम करो कि कम्युनिकेशन फेल्स बिटवीन द नोड्स, तो वो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा भाई। तो अब मैं क्या निर्णय लूं, खुद सोचो कि भाई दो हमारे डब्बे थे, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, और अगर मैं माई सीक्वल, चाहे मैं कोई भी एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ या एक आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं क्या निर्णय लूंगा, या तो मैं ये कहूंगा भैया कि ओके, जब तक क्या बोलूं उसको, कि जब तक ये डेटा सिंक नहीं होगा तब तक मैं रेस्पॉन्स नहीं दूंगा। ओके, आई वांट टू बी वेरी कंसिस्टेंट, राइट, कि मैं कंसिस्टेंट चूज कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी को चूज करता हूँ, कि मैं कह रहा हूं कि मैं कंसिस्टेंट होने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, राइट। मेरा एक गोल है कंसिस्टेंसी, और मेरा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सपोज मैं फाइनेंशियल सिस्टम हूँ, मैं पेटीएम हूँ, मैं एक बैंक हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कंसिस्टेंसी का तो कोई वो ही नहीं है, राइट। देयर इज नो ट्रेड ऑफ दैट आई वांट टू टेक। तो मैं क्या कहूंगा कि जब तक सिंक ना हो जाए, टिल सिंक फिनिशेस, आई वॉन्ट रिटर्न एनी रिस्पॉन्स। ये अप्रोच ले ली मैंने। अब मैंने कह दिया भैया कि अब दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, फेल हो गया, अगर ऐसा कम डिटेक्ट हुआ तो सिस्टम डाउन हो गया आपका, आप रेस्पॉन्स रिटर्न ही नहीं कर रहे हो, आपके पास रिक्वेस्ट आ रही हैं लेकिन आप उनको सर्व नहीं कर रहे हो। तो आप क्या सेक्रीफाइस कर दिए यहाँ पे, अवेलेबिलिटी को सेक्रीफाइस कर दिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी का मतलब क्या था, अवेलेबिलिटी का मतलब ये था कि भाई जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको मैं रेस्पॉन्स दूंगा ही दूंगा, कि एवरी रिक्वेस्ट हैज अ रेस्पॉन्स, एवरी रिक्वेस्ट आई से ऑलवेज हैज अ रेस्पॉन्स। ये मेरा सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, जब मैं कहता हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ। तो मैं जब कह रहा हूँ मैं अवेलेबल हूँ, तो उस समय मेरा फोकस क्या होगा कि भाई हर रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स मिले। लेकिन यहाँ पे जो आर्किटेक्ट था उसने निर्णय लिया कि मैं कंसिस्टेंसी को हर चीज के अबव चूज करता हूँ। तो ऑब्वियसली जब तक सिंक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक आप यो ट्रीट कर लो कि आप डाउन हो एक तरह से, क्योंकि आप किसी रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स दे ही नहीं रहे हो, तो आप डाउन नहीं हो। तो आप डाउन टाइम भी अफोर्ड कर रहे हो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी पे हिट नहीं लेना चाह रहे हैं। या दूसरा एक अप्रोच लेगा, वो कहेगा कि भैया अब ऐसा है कि कंसिस्टेंसी तो गई भाड़ में, देखा जाएगा क्या करना है, रेस्पॉन्स तो रिटर्न करना ही करना है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि आई विल चूज अवेलेबिलिटी ओवर कंसिस्टेंसी। तो इससे क्या हो गया, उसने कहा कि भले ही सिंक कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, तो क्या होगा कि आपने डेटा यहाँ राइट किया होगा कुछ, और वो यहाँ पे वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा। कोई अगर इस मास्टर से रीड, मान लो आपका एक वैल्यू था x बराबर 10, दोनों बॉक्स में आपका एक राइट आया, x 20 हो गया, यहाँ कम्युनिकेशन फेलियर था, इस पे x 10 ही रह गया।
अब रीड रिक्वेस्ट आई और रीड रिक्वेस्ट ने इस वाले से रीड किया दूसरे डब्बे से, तो क्या होगा, डर्टी रीड हो गया, रॉन्ग रीड हो गया, स्टेल रीड हो गया। तो स्टेल रीड हो गया, ठीक है, डर्टी रीड हो गया, कुछ भी कह लो, मतलब रीड कंसिस्टेंट नहीं है। जो आपने लिखा वही आपको दिखे, गारंटी नहीं है। यही आपने कहा कि अब भाई कंसिस्टेंसी हिट हो गई ना, लेकिन अवेलेबल हो आप कह रहे हो कि ठीक है रेस्पॉन्स भेजूंगा, बट नाउ एनी बॉक्स कैन सर्व व्हिच हैज नॉट बीन एबल टू इवन सिंक अप डेटा टिल नाउ। तो आपने चूज कर लिया अब कि भाई अब मैं अवेलेबिलिटी यूज करता हूँ, डेटा अगर थोड़ा स्टेल भी गया तो भी ठीक है। तो आपने कुछ और चॉइस किया होगा। तो इस तरह से हमको देखना है कि कौन सा पेलोड, कौन सा सिस्टम कहाँ बेटर वर्क करेगा। तो मे बी आप कहोगे कि जो कंसिस्टेंसी वाले सिनेरियोज हैं वहाँ पे जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या जो ट्रांजैक्शन पेलोड है, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, चाहे अवेलेबिलिटी सेक्रीफाइस हो जाए। लेकिन मे बी आप अवेलेबिलिटी चूज करोगे, या यो भी कह लूं अवेलेबिलिटी के साथ यू से आई विल बी इवेंचुअली कंसिस्टेंट, राइट, आई एम नॉट इमीडिएटली कंसिस्टेंट। जब ये सिंक अप होगा, जब तक सिंक हो जाएगा, नेटवर्क अप आएगा इन दोनों के बीच में, तब मैं सिंक हो जाऊंगा आपस में और सब हो जाएगा। तो लेकिन अवेलेबिलिटी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो जैसे कि अब फेसबुक है, ट्विटर है, ये लोग स्केल पे काम करते हैं, लेकिन भाई मेरे स्केल चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट सब सर्व होती है हमेशा, ये ज़्यादा जरूरी है, अवेलेबिलिटी जरूरी है। कोई किसी ने कोई कमेंट किया, कोई लाइक किया, वो 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद या कुछ सेकंड बाद भी आया सिस्टम में, आई एम ओके विद इट, आई टेक दैट हिट ऑन मी, राइट। सो नॉर्मली जो डिबेट होती है, लोग बात तो करते हैं कैप थ्योरम की, राइट, लोग कहते हैं कि कैप थ्योरम है, और बहुत डिबेटेबल है ये, जिसमें कि एक है कंसिस्टेंसी। अब हम सबको कंसिस्टेंसी पता ही है क्या होती है, हमें अवेलेबिलिटी भी पता है कि भाई मैं हमेशा अवेलेबल हूँ ऑल्दो आई कैन बी इनकंसिस्टेंट, और हमें पी पता है, पार्टीशन टॉलरेंट भी पता है, पार्टीशन टॉलरेंस। थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, पार्टीशन टॉलरेंस का मतलब यही था कि जब इन दोनों के बीच में पार्टीशन हो गया, पार्टीशन मतलब है कि इन दोनों का कम्युनिकेशन टूट गया, आपस में सिंक नहीं हो रहा है, तब भी मैं लाइव हूँ, तब भी मैं चला रहा हूँ अपना काम, ठीक है, वो पार्टीशन हुआ, सिंकअप नहीं हो रहा है इन दोनों नोड्स के बीच में, तब भी आई एम गुड टू गो। तो ऑल्दो कैप थ्योरम की बात है, लेकिन ये मान के चलो कि ये थोड़ा उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है एक्चुअली थ्योरम, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता। काफी ब्लॉग्स मैंने देखे हैं इस पे, क्योंकि हर सिस्टम को ये मान लो कि पार्टीशन टॉलरेंट होना ही पड़ेगा एक तरह से, हर सिस्टम को होना पड़ेगा, क्योंकि अब सिस्टम्स जब स्केल पे जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप सारा का सारा लोड एक ही नोड में रख दोगे, आपको शार्डिंग करनी पड़ेगी ही, या मल्टीपल नोड्स होंगे ही होंगे। तो पार्टीशन टॉलरेंट तो होना ही पड़ेगा, इसमें ज्यादा चॉइस नहीं है, ऑल तो भले थ्योरम कुछ भी कहती हो। तो आप जो चूज कर सकते हो ना, दैट डिसीजन ऑलवेज लाइज बिटवीन ओनली टू थिंग्स प्रैक्टिकली, कि आइदर यू वांट कंसिस्टेंसी और यू वांट अवेलेबिलिटी। अज्यूमिंग के पार्टीशन टॉलरेंट के बिना तो प्रैक्टिकल सिस्टम कोई भी लाइव हो ही नहीं सकता स्केल पे। तो जस्ट मेक अ चॉइस। तो यूजुअली व्हेनेवर यू आर बीइंग इंटरव्यूड, आपको चॉइस हमेशा कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी का ही रखना पड़ता है। तो फेसबुक ट्विटर के लिए हमने अवेलेबिलिटी चूज कर ली, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए कंसिस्टेंसी चूज कर ली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जहाँ पे आप कहोगे कि भाई जहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी चाह रहा हूँ, तो उस जगह में यूजुअली हम लोग कंसिस्टेंसी में माई को ही फॉलो करेंगे। कोई फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा नहीं है मेरी नॉलेज में जो माई पर नहीं चल रहा हो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, क्योंकि अब वो ये थोड़ा देख लेना, इसको तुम लोग जा सकते हो। माई जो सपोर्ट करता है एसिड प्रॉपर्टीज, राइट, कहता है मैं एटॉमिक हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ और ड्यूरेबल हूँ, आइसोलेशन भी एक इसका नाम है, जो भी है, शॉर्ट में वो कहता है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, एसिड प्रॉपर्टी गारंटी करता हूँ, जो राइट हुआ वही रीड होगा, ये गारंटी करता हूँ। सिचुएशन चाहिए तो आपको माई यूज करना पड़ेगा। तो अगर डिजाइन मिले पेटीएम का, फाइनेंस का, बैंक का, यू कैन सजेस्ट माई वेरी वेरी सिंपली, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है उस जगह। लेकिन इफ यू वांट, लाइक बात जैसे बताया, आजकल के सिस्टम्स हैं जहाँ पे इतना जरूरी नहीं है कि डेटा इमीडिएट दिखे, तो फॉर दैट दो सिस्टम्स इवन यू शुड प्रेफर नो सीक्वल। तो नो सीक्वल इज वेरी गुड फॉर अदर स्टफ्स वेयर कंसिस्टेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और स्केल के बाद एक हम जो चीज डिस्कस करना चाह रहे थे वो हम डिस्कस करते हैं, और आई विल कॉल दैट एज एनालिटिक्स। इवन मैं तो बताता हूँ, अपने अपने एक
गाइस जरा कंफर्म करो बहुत से हाँ हूँ नहीं आई है। एम आई ऑन कॉल, तुम लोग सुन रहे हो? या हाँ आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुन रहे हैं। ठीक है। एक जो है, तो मतलब आप, जो लेकिन आप जो कह रहे हो कि माई सीक्वल, लेकिन मतलब माई सीक्वल इतना कैपेबल अब है कि मतलब इतने स्केल पे काम कर लेता है विदाउट हाँ कोई हाँ भैया, ट्रांजेक्शन बिल्कुल काम वॉसोएवर करता ना। है 100%। माई सीक्वल कैपेबिलिटी पे कोई डाउट करना, मतलब समझ लो कि प्रैक्टिकली जो हो रहा है उस पर डाउट करने जैसा है, राइट? मतलब रियलिटी में सिस्टम्स ऐसे हैं जो सही में इनफैक्ट माई सीक्वल पे ही चल रहे हैं आज की तारीख में। खैर, कमिंग बैक टू मेन एनालिटिक्स पॉइंट, अभी होता क्या है लेकिन बता देता हूँ तुमको, जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा पुरानी कंपनीज में भी, कि वो लोग यूज तो कर रहे थे माई सीक्वल ही, लेकिन भाई साहब क्या करते थे हम लोग, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अब वो गलत था सही था वो तो आप निर्णय आज खुद ले लेंगे हम लोग, लेकिन हमारा पास ये डेटा था माई सीक्वल का, जैसे मैंने बताया कि रिलेशनल डेटाबेस ऑब्वियसली, तो ऑर्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, या समझ सपोज करो कि पेशेंट हैं, डॉक्टर हैं, उसके अपॉइंटमेंट्स हैं। अब मुझे एनालिटिक्स चलाना है, तो हमारा रोज रात को एक क्रॉन चलाते थे हम लोग, एक क्रॉन सर्विस चलाते थे, जो हमारे मेन माई सीक्वल डेटाबेस से डेटा उठा के एक दूसरे माई सीक्वल में डालता था, जिस माई सीक्वल डेटाबेस में समझ लो कि डीनॉर्मलाइज फॉर्म थी। तो उसमें ऐसे वो बड़ा सा टेबल होता था, एक ही टेबल, राइट? उसमें ऐसे लिखा है, सपोज करो कि क्या आईडी है, क्या अपॉइंटमेंट की आईडी है, क्या अपॉइंटमेंट का टाइम था, डॉक्टर का आईडी क्या थी, डॉक्टर का नेम क्या था, और पेशेंट की आईडी क्या थी, पेशेंट का नेम क्या था, पेशेंट का मोबाइल क्या था, क्लिनिक का नाम क्या था, ये सब एक जगह, एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर माई सीक्वल ही था ऑल दो। तो हमारा रोज रात को एक क्रॉन चलता, जो कि जाके डेटा को, करंट डेटा को उठाता, एक दिन लास्ट डे के डेटा को, और डंप कर देता, और उस पे हम लोग चलाते थे अपना एनालिटिक्स, कि भैया कल या पिछले लास्ट 5 दिनों में इस पेशेंट ने मतलब ये पिछले 5 महीनों में ये पेशेंट कितने डॉक्टर्स के पास गया, या इस हॉस्पिटल और इस पेशेंट का कितना एसोसिएशन है, कितने अपॉइंटमेंट्स हैं, या इस डॉक्टर का इस पेशेंट से कितना अपॉइंटमेंट हुआ है, शुड आई मेक हिम अ पार्ट ऑफ माय फेवरेट डॉक्टर्स ऑन द ऐप और नॉट। इस तरह के मान लो एनालिटिकल जो पेलोड थे, वो हमारे बहुत हम चलाते थे माई सीक्वल पे ना, मेन वाले पे, ये मेन माई सीक्वल था। तो हमारे पास दो आरडीएस थे, माई सीक्वल का एक मेन और एक एनालिटिक्स वाला, दो सेपरेट डेटाबेस। तो एक में रिलेशनल था और एक में हम ऐसे स्टोर करते थे माई सीक्वल के अंदर ही। तो इस तरह ये सोचो कि मैंने मेरा दूसरा माई सीक्वल नो इज बिहेविंग लाइक नो सीक्वल, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे के सारे कॉलम जिन पे मुझे चलाना है एनालिटिक्स, उनको मैंने एक जगह रख दिया। आई डोंट हैव टू नाउ डू एनी ज्वाइन। वो क्वेरी क्यों स्लो थी भैया? क्योंकि मैं मेन डीबी पर ज्वाइन करना पड़ता, पेशेंट का ज्वाइन डॉक्टर से, डॉक्टर का ज्वाइन हॉस्पिटल से, और पेशेंट का ज्वाइन अपॉइंटमेंट से, अपॉइंटमेंट का ज्वाइन इससे। बड़ा मतलब यू वोंट बिलीव के 60 लाइन की क्वेरी होती हैं वो जो चलती हैं एनालिटिक्स पे, और कई जगह तो मैंने देखा 1000 लाइन की क्वेरी चलाते हैं लोग डीबीए जो होते हैं। तो वो क्वेरी ऑब्वियसली स्लो होंगी। तो हमने यहाँ पे बेसिकली जो अप्रोच समझा वो यही समझा था कि although we were using MySQL, but it's as good as we were using NoSQL, क्योंकि स्ट्रक्चर NoSQL का था। तो आज जो लोग कर रहे हैं रियलिटी में, इंडस्ट्री में, वो सब जगह देखोगे ट्रांजेक्शन जो हैं अपने जो OLTP में आते हैं वो चला ले रहे हैं MySQL पे, गुड इनफ। बट इवन दो सिस्टम्स, इवन फाइनेंशियल सिस्टम्स फॉर दैट मैटर, तो फाइनेंशियल सिस्टम अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो MySQL पर चला रहे हैं, लेकिन जब अपना एनालिटिक्स कर रहे हैं तो एनालिटिक्स तो हिस्टोरिकल डेटा पे होगा ना, और हिस्ट्री तो चेंज नहीं होती है आमतौर पे, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, जो ट्रांजेक्शन हो गया वो हो गया। तो अगर मुझे ट्रांजेक्शन सिस्टम पे भी अगर अपना चलाना है एनालिटिक्स, तो मैं कुछ नो सीक्वल टाइप का प्रीफर करता हूँ। तो इवन इन ऑल द कंपनीज जो भी यूज कर रही हैं माई सीक्वल, अब वो अपने एनालिटिक्स डेटा को एनालाइज करने के लिए दे आर प्रेफरिंग नो सीक्वल, राइट? और उसमें बहुत सिंपल सी बात है कि नॉर्मली एनालिटिक्स इज आल्सो अबाउट, आई एम गिविंग वन मोर एंगल टू यू टू अंडरस्टैंड कि क्यों फायदेमंद है नो सीक्वल इतना ज्यादा एनालिटिक्स करने में। कि कुछ ऐसी क्वेरी होती है जिन्हें हम बोलते हैं एग्रीगेशन क्वेरीज। क्या एग्रीगेशन क्वेरी क्या होगी भैया? मुझे गिव मी, कोई आया, कोई मैनेजर आया और बोला कि गिव मी एवरेज एज ऑफ यूजर ऑन द सिस्टम।
यूजर 1 बिलियन है आपके। अब सोचो ऐसी क्वेरी गलती से चल गई ना तो मतलब यू वोंट बिलीव कि टाइम आउट के अलावा तो कुछ होना नहीं है MySQL पे, चाहे कुछ भी इंडेक्स किया हो। कि एवरेज एज ऑफ ऑल यूजर ऑन द सिस्टम्स टाइप का जो चाहिए, तो अब उसमें स्टोरेज पे ध्यान दो, जो हमने स्टोरेज की बात की थी। आई विल गो बैक। रो स्टोर वर्सेस कॉलम स्टोर। तो ऑल दो जब मैं एक क्वेरी चलाऊंगा ना तो ये क्या होगा कि अब देखो ध्यान दो, रैंडम डिस्क सीक हो रहे हैं इस क्वेरी में रो स्टोर के केस में। क्यों? ये डेटा यहाँ है, एज पहली, दूसरी एज मुझे कहीं और कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया, इंडेक्स सॉरी एड्रेस निकालना पड़ेगा, मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं कहीं और जाऊंगा, फिर मैं कहीं और जाऊंगा। या समझो कि पूरी की पूरी रो में मेमोरी में लेके आऊंगा और उससे कॉलम निकालूंगा, फिर दूसरी रो लेके आऊंगा उससे कॉलम निकालूंगा, फिर तीसरी रो लेके आऊंगा उससे कॉलम निकालूंगा, कुछ ऐसा करूंगा ना। सो बेसिकली लेट्स से ऑल द क्वेरी में लगेगा तो मैं एज फील्ड ही फैच हो रहा है, लेकिन क्योंकि स्टोर तो हमने रो बाय रो किया है ना, तो इट्स एज गुड एज के मेमोरी में रो आती है। मेमोरी में फर्स्ट रो इज लोडेड टाइप्स, रो लोडेड, और फ्रॉम रो कॉलम इज पिक्ड, कॉलम पिक हुआ रो से, और फिर उस पे ये हमने सारी रो के लिए किया, सारी रो लोड हुई धीमे धीमे, सबसे कॉलम निकले, फिर उन कॉलम के डेटा को ऐड किया करते गए, एवरेज निकाला, ये सब काम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या एडवांटेज हो गया भाई, बहुत बड़ा एडवांटेज। अच्छा इसे यूं समझो, थोड़ा सा और समझो इसको, कि रियलिटी में जब यूजर टेबल होगा ना, ये कम से कम नहीं तो हजारों डिस्क पे होगा। तो आपको यही नहीं है कि एक डिस्क में इतनी जगह जाना है, आपको हजारों डिस्क पे जाना पड़ेगा। आपको तो बेसिकली यू हैव टू बेसिकली हिट ऑल 1000 डिस्क, और उन 1000 डिस्क डेटा लाओगे और फिर निकालोगे। लेकिन यदि यही काम कॉलम स्टोर पे करते हैं, क्योंकि कॉलम का स्टोर तो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ तो सारे कॉलम जो है एक टाइप के एक जगह स्टोर होते हैं। तो यदि ऐसी क्वेरीज जो रन होती हैं तो मे बी इट वाज लाइक यू हैव 100 डिस्क, बट डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4 और डिस्क 5 पे ये जो है एज कॉलम पूरा का पूरा बैठा हुआ है स्टोरेज वाइज। ना इट्स वेरी सिंपल कि आपको केवल 4 डिस्क हिट करने हैं इस क्वेरी को चलाने के लिए। ये समझो, आप 4 डिस्क हिट करना चाहोगे या 1000 डिस्क हिट करना चाहोगे, ये बहुत, ये भी कोई ऐसा कोई हाई फाई वो नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत दिमाग लगाना है भाई। 1000 डिस्क हिट करना और मतलब ये है कि एक तो डिस्क हिट कॉस्टली ऑपरेशन है, और फिर 1000 डिस्क करोगे तो पागल ही हो जाएगा सिस्टम। लेकिन 4 डिस्क हिट करना है, इट्स वेरी ऑप्टिमाइज्ड। सो बिकॉज कॉलम स्टोर इज लाइक कॉलम वाइज डेटा स्टोर होता है, यदि कॉलम वाइज डेटा स्टोर हो रहा है तो उसको मेमोरी में लाना बहुत आसान है। अच्छा नाउ आई ओनली ब्रिंग इनटू मेमोरी द एज थिंग, I never bring into memory any extra field. तो although जब मैं एग्रीगेशन क्वेरी चलाता हूँ, select count of age from this users, मुझे लगता है कि एज ही क्वेरी में लिखा है, लेकिन रियलिटी में पूरी पूरी रो लोड हो जाती है। लेकिन यही मैं क्वेरी चलाऊंगा अगर NoSQL पे, ड्यू टू द स्टोरेज स्कीमा सारे कॉलम एक साथ हैं, तो रियलिटी में क्या होता है कि कॉलम ही उठ के आते हैं डिस्क से। तो मेरे पास जो एक तो डिस्क सीक कम हो गई, सीक में टाइम बच गया बहुत ज्यादा, दूसरा मेमोरी फुटप्रिंट हमारा बहुत कम हो जाता है कि मेमोरी में जो डेटा आ रहा है वो बहुत कम है। तो ऑब्वियसली एनालिटिक्स के केस में कोई डाउट नहीं है कि जब भी आपको तो इसे बहुत सिंपल से बड़ी लाइन देता हूँ, NoSQL इज बिल्ट फॉर एग्रीगेशन। एग्रीगेशन वगैरह जो कॉलम पे चलाए जाते हैं उसके लिए NoSQL जस्ट बिल्ट है। नॉट ओनली दिस गाइज, एक मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेशन में एनालिटिक्स में ऑर्डरिंग भी रहती है। लास्ट में आपने कई क्वेरी में देखा होगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल एटसेट्रा, जो भी लिखा है, ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट, या ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, या ऑर्डर बाय सिटी। ठीक है, थोड़ा और एग्जांपल समझो। तो यदि ऑर्डर बाय सिटी लिखा हुआ है तो NoSQL जो कॉलम स्टोर करता है ना, वो ऐसे स्टोर कर लेता है उसको। तो उसके पास ये नाम पड़े हुए हैं, वो एक ये स्टोर करता है इस फॉर्म में, एंड हाउ डू आई कम आउट, एस्केप,
भाई इससे हाँ। और दूसरा वो कहता है इसका असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म स्टोर कर रहा हूँ। और तीसरा ऐसे ही वो इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म भी स्टोर कर लेगा। तो नो सीक्वल में ये स्टोरेज भी बहुत अच्छे रहते हैं कि ऑलरेडी वो डेटा को ऐसे स्टोर करता है, ऑल्दो इट कंपनसेट्स लाइक यू टेक मोर मेमोरी स्पेस, दैट्स ओके, लेकिन वो इससे गारंटी करता है कि जब ऑर्डर बेस्ड क्वेरी चले, आप एग्रीगेट करो या फिर उसके बाद भी आप डेटा चाहो ऑर्डर बाय समथिंग, वो ऑलरेडी इनबिल्ट है उसमें, तो ऑर्डर बाय के लिए भी क्वेरीज बहुत फास्ट हो जाएंगी। इट स्टोर्स बोथ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वो ये क्लेम करते हैं नो सीक्वल वाले कि हम ये जो ऑर्डरिंग स्टोर करते हैं इसका ये एडवांटेज नहीं है कि ऑर्डर मिल जाता है, ये भी दिस आल्सो सर्व्स एज अवर बैकअप। बाई चांस ये चीज चली जाती है तो यहाँ मुझे बैकअप में डेटा है, वो ये कहते हैं कॉलम का डेटा हमारे पास पड़ा है, हम रेफर करके कर लेंगे काम, तो उनका बैकअप का भी काम करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डरिंग जब होगी क्वेरीज में तो यूँ समझ लो कि गाइज इसमें कोई डाउट नहीं है, यदि कभी आपको एनालिटिकल पेलोड पे वर्क करना हो तो कोई सोचना ही नहीं है। मतलब आप खुद देख रहे हो जब एनालिटिक्स चल रहे हैं, एग्रीगेशन चल रहे हैं, दे आर वेरी वेरी वैलिड यूज केस। तो अगर आप इसे टेक अवे लेना चाहो आज के डिस्कशन से तो बहुत समझ लो सिंपल कि भाई एनालिटिक्स चलाना है तो नो सीक्वल से बढ़िया कुछ है ही नहीं। आई मीन क्योंकि एक तो बात ये है कि वो डेटा बहुत ज्यादा अपडेट नहीं होता, बहुत ज्यादा क्या अपडेट क्यों ही होगा यार, नो सीक्वल का डेटा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो अपडेट नहीं होगी, तो यू कैन रन अपडेट्स देयर राइट, बट फ्यूचर कैन गेट अपडेटेड। अगर आप फर्दर ऑर्डर्स पे नो सीक्वल स्टोर करोगे तो वहां पे चैलेंज है अपडेट का, मेरे सारे ऑर्डर अफेक्ट हो सकते हैं एटसेट्रा, बट हिस्ट्री इज स्टिल ओके। सो वन थिंग इज दिस के एनालिटिकल पेलोड्स में नो सीक्वल का कोई सामी नहीं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बट मे बी फॉर कंसिस्टेंसी यूज केसेस माई सीक्वल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो ये एक बात हुई है, सो दिस शुड बी क्लियर बाय नाउ। और कुछ ऐसी चीज या और कुछ ऐसा जो आज होना चाहिए तो Sir, one बोलो question. या Sir, no SQL में भी there are various flavors, right? कि MongoDB है, Cassandra है या और भी तरह के हैं different. तो which one to choose, उसमें भी कुछ parameters होते होंगे judge करने के लिए कि which one is better in which they case. are there. So what I'm thinking, I want to split up the session between today's discussion for why NoSQL or NoSQL versus SQL, and next discussion will be amongst NoSQL क्या क्या choices हैं। and मैं एजेंडा ले देता हूँ कि जो NoSQL में है देखो जहाँ ज़्यादातर देखो तो एक है हमारे पास की वैल्यू स्टोर्स होते हैं, ठीक है। तो टॉप वैल्यू आइडिया दे देता हूँ और इन पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे बाद में कि की वैल्यू स्टोर्स कैसी चीज है भाई, कि की और वैल्यू जहां पे आपको बिलियंस ऑफ डेटा हो लेकिन की वैल्यू ही हो। मान लो ओटीपी स्टोर करना है तो आपका की होगा यूजर का मोबाइल नंबर, वैल्यू होगी ओटीपी, ओके वेरी गुड यूज केस। या ऐसी चीजें हो जहां पे की वैल्यू चल रही हैं और बिलियंस हैं तो बहुत अच्छा है कि की वैल्यू स्टोर यूज करो। एग्जाम्पल उसका क्या हो गया, रेडिस। अच्छा, लेकिन यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो मेरी वैल्यू है वो बेसिकली क्या कहूँ, सिंपल वैल्यू नहीं है, वो जेसन जैसी है। जैसे कि आप कहो कि सो व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ कि की वैल्यू स्टोर की बात नहीं कर रहा, रादर आई मूव वन लेवल अप, तो मैं कहूंगा कि डॉक्यूमेंट स्टोर। तो ये जो सिस्टम है की वैल्यू ना, ये एफिशिएंट है केवल गिवन की वैल्यू उठाने के लिए, दैट वैल्यू इज सिंगल पीस। बट इफ यू वांट वैल्यू आल्सो एज अ जेसन, जैसे कि मान लो मैं एक पेशेंट हूं और मेरी एक पेशेंट आईडी तो की हो गई, लेकिन वैल्यू जेसन है। वैल्यू क्यों जेसन है भाई, एक पेशेंट के तो 50 रिकॉर्ड होते हैं, उसका नाम होता है, उसने किस किस डॉक्टर से कंसल्ट किया वो होगा, उसकी हिस्ट्री होगी, उसके प्रेस्क्रिप्शंस होंगे, और मे बी उसके ब्लड ग्रुप, उसके ब्लड, मतलब बहुत बड़ा जेसन है यार, ये डॉक्यूमेंट है। तो यदि
आई मीन की वैल्यू स्टोर में कोई खास आप बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेरी नहीं लिख पाते। आप यहाँ बस क्या करते हो, रेडिस में या तो गेट करते हो या सेट करते हो बस। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलानी है आपको, ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पे वैल्यू भी जेसन हो और इट कैन बी अ नेस्टेड जेसन, जेसन ऑफ जेसन, तो उस केस में हम देखेंगे कि भाई की वैल्यू स्टोर उतना परफॉर्मेंट नहीं है। तो उस केस में जैसे कि आई मीन डॉक्यूमेंट स्टोर का एग्जांपल क्या है तुम्हारे, मोंगो या काउच बेस, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट स्टोर उन केस में बहुत यूजफुल है जहां पे हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलानी है, राइट। जैसे कि क्योंकि जो वैल्यू है वो इट्स अगेन नेस्टेड जेसन, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो उस केस में हमें डॉक्यूमेंट स्टोर पढ़ना पड़ेगा। या फिर देखो कि एक आएगा आपका वाइड कॉलम स्टोर, जिसमें आपके कसंड्रा वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उस ये क्या स्क्रीनशॉट है क्या? अरे एक बार एक मैंने ट्रेनिंग ली थी अपनी पुरानी कंपनी में, दिखा नहीं रह गया, मैंने पिक्चर भेजा था, उसमें ये भी सेशन था, तो इसमें एक बस पड़ा था पीपीटी का एक। हाँ तो मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा। लेकिन अभी मैं एक हाईलाइट दे रहा हूँ क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो ये अभी आज डिस्कस नहीं कर रहे, आज बस मैं एजेंडा बता रहा हूँ कि अगले वाले उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज होगी, वाइट कॉलम स्टोर कैसेंडर कहाँ यूज करेंगे। इवन आई विल मूव फर्दर कि ग्राफ स्टोर कहाँ यूज करेंगे। जैसे फेसबुक में अगर एसोसिएशन स्टोर करनी है या रिकमेंडेशन इंजन है, तो वहां पर देखोगे कि दे आर रिलेशनशिप्स। तो जहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हो, ये इसका फ्रेंड, ये इसका फ्रेंड, इसने ये प्रोडक्ट खरीदा, उसने ये प्रोडक्ट खरीदा, उस तरह में ग्राफ स्टोर बहुत हेल्पफुल होगा, उसके एडवांटेजेस होंगे। और एक और होता है, शायद कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोग ना सुना हो, टाइम सीरीज डेटाबेस आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो कुछ डेटा ऐसे होते हैं टाइम सीरीज, जैसे कि स्टॉक है, स्टॉक का इंफॉर्मेशन है, या आपको सेंसर से इंफॉर्मेशन आ रही है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है, वो प्लेंटी। या समझो कि आपका सीपीयू यूसेज मॉनिटर होती है एडब्ल्यूएस पे, तो आप देखते हो ना क्वेरी चला के कि लास्ट मेरे इस डब्बे पे लास्ट 5 घंटे में कितना सीपीयू रहा है, वो दिखाता है आपको। तो उस तरह के पेलोड के लिए जहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा आता है, हर मिली सेकंड पे डेटा आ रहा है आपके पास, और आप उस पर क्वेरी चलाना चाहो, तो फॉर दैट टाइम सीरीज डेटाबेस इज लाइक दैट वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सब में मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा अगले सेशन में। तो आज हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि जब ये निर्णय लें कि माई सीक्वल वर्सेज नो सीक्वल, तो क्या क्या बात दिमाग में आनी चाहिए। और अगर शॉर्ट में मैं समराइज करूं कि हमने क्या डिस्कस किया है, तो हमने ये किया है कि ऑब्वियसली पहला जो पॉइंट आना चाहिए वो आना चाहिए कंसिस्टेंसी वर्सेस अवेलेबिलिटी का। डोंट थिंक अबाउट पार्टीशन टॉलरेंस, प्रैक्टिकली उनको सिस्टम को पार्टीशन टॉलरेंट होना ही पड़ेगा एट स्केल। सो इफ यू वांट कंसिस्टेंसी, माई सीक्वल। इफ यू डोंट वांट कंसिस्टेंसी, यू कैन गो टुवर्ड्स नो सीक्वल। उसके बाद जैसे कि स्टोरेज से मैं समझ में आता है कि रिट्रीवल्स जो हैं, जॉइन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मे बी वी कैन प्रीफर नो सीक्वल। लेकिन अपडेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो पेलोड बहुत अच्छा नहीं है नो सीक्वल के लिए, क्योंकि अपडेट्स विल बिकम कॉस्टली। स्कीमा लेस है, कोई चीज़ बहुत स्कीमा अपडेट हो रहा है फ्रीक्वेंटली, नो सीक्वल इज गुड। स्कीमा बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो ऑल्टर टेबल में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। स्केल की बात हमने करी ही, वो समझ ही रहे हैं हम लोग, राइट। एनालिटिकल पेलोड में कोई डाउट ही नहीं है, जहाँ पे एनालिटिकल पेलोड हो यू शुड यूज नो सीक्वल, बट इफ इट्स ट्रांजैक्शंस एंड देन यू शुड प्रेफर माई सीक्वल। एग्रीगेशन क्वेरीज चलानी है, क्यों फास्ट हैं ऑर्डरिंग में, वो सब तुम्हें क्लैरिटी हो गई होगी। तो इससे एटलीस्ट हमें लाइक देयर गुड थॉट पॉइंट दैट व्हाई टू प्रेफर नो सीक्वल वर्सेस एसक्यूएल, और नो सीक्वल में फर्दर क्या क्या चॉइसेस हैं, और कब किस केस में प्रीफर हम क्या करते हैं, तो विल डू इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सर हडूप एंड बिग डेटा स्टोरेज पे टच बेस करेंगे क्या, कि आई मीन वेयर इट विल फिट इन, हाँ वो हम टच कैसे बेस कर कंपेयर लेंगे। या ओके। आई नॉट गो इनटू हडूप सेटअप एंड ऑल, बट हाँ हाँ कुछ, बट वेयर डज इट फिट इन, हम कंपेयर कैसे करें। हाँ 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 या बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन अगर देखो तो थोड़ा तो थॉट प्रोसेस, मतलब आई मीन देयर आर सम प्रिंसिपल्स। स्टोरेज देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे कौन बेनिफिशियल और क्यों। ऐसे ही हर एक की अपनी खासियत है नो सीक्वल में भी, कि कौन किस यूज केस में ज्यादा फिट बैठेगा, अदरवाइज बनाते ही क्यों इतने सारे डेटाबेस हम लोग। तो so basically the thing is कि whatever you can achieve with anything, you can achieve with any other database also, but some things are already tuned for it। तो जो tuned हैं उन पे एफर्ट कम लगाना पड़ता है। तो अभी आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था ना,
मैं ये भी एक मोटिवेशन पॉइंट दे दूं कि पहले जब कंपनी सेटअप होती थी तो वो एक तरह का डेटाबेस यूज करती थी और उन पे एक स्किल सेट होता था और उन पे उस तरह के डीबीए होते थे जो मैनेज करते थे उनका बैकअप लेना, कोई डिस्क फेल हो गई तो उसको रिकवर करना। देखो डेटा सेंटर का जो जॉब है वो बहुत ही टफ है यार, कि फिजिकली हार्ड डिस्क फेल हो जाती है उसको रिप्लेस करो, माइग्रेशन चलाओ, 50 काम होते हैं। तो लोग नॉर्मली क्या करते थे कि यार माई सीक्वल के लिए बना ली कैपेबिलिटी, अब हर तरह के पेलोड के लिए माई सीक्वल ही चुपचाप यूज कर लो, क्योंकि अब मैं फिर नो सीक्वल के लिए भी ये कैपेबिलिटी लेके आऊँ, इस तरह के डीबीएल लेके आऊँ जो उसका बैकअप ले पाए, उसका रिकवरी कर पाए या उसका रेप्लिकेशन बना पाए। लेकिन जब से ये मैनेज सर्विस आई है लाइक AWS, एज्योर और गूगल क्लाउड, तब से जो डेटा सेंटर का मैनेजमेंट है वो लोग ले ले रहे हैं अपने हाथ में, और आपको तो वाया एपीआई, एक तरह से एपीआई कॉल मिल जाती है बस। तो आपको क्योंकि डेटाबेस का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता ना, तो दैट इज व्हाई यू कैन ऑलवेज चूज बेस्ड ऑन योर यूज केस व्हाट इज गुड। तो इसीलिए आप कंपनीज में पाओगे आजकल के कोई माइक्रो सर्विस मोंगो यूज कर रही है, कोई माइक्रो सर्विस माइस्क्ल यूज कर रही है, कोई रेडिस यूज कर रही है, कोई कसंड्रा यूज कर रही है। डिपेंडिंग ऑन द यूज केस पीपल पिक अप व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। इट्स पॉसिबल नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ AWS जैसी कंपनीज के कारण। प्रीवियसली ये फीजिबल ही नहीं था, मतलब एक कंपनी के लिए इतने सारे डेटाबेस मैनेज करना विद डीबीएस, दैट वाज ट्रिकी। सो ये एक अच्छा मोटिवेशन है कि आज क्यों हम इतनी चॉइस की बात कर रहे हैं, और वास्तव में कंपनीज देयर आर कंपनीज व्हिच यूज ऑल ऑफ दीज बेस्ड ऑन द यूज केसेस, राइट। तो वो एडवांटेज है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में।